हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव के बीच महाराष्ट्र से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर इस बड़ी खबर पर और डिटेल अपडेट हम आपको दें, उससे पहले यह भी बता दें कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट में परमबीर की याचिका पर अहम सुनवाई हुई थी और पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की भी बात कही जा रही है। तो दो बड़ी खबरें आज महाराष्ट्र से आई हैं। एक तरफ जहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की बात कही, वहीं अनिल देशमुख का यह इस्तीफा। अजय जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अनिल देशमुख का यह इस्तीफा दरअसल एक राजनीतिक प्रकरण है जिसको होना ही था। शरद पवार इसे लगातार बचाने की कोशिश कर रहे थे। शरद पवार ने एक ही दिन में 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ही पार्टी के अनिल देशमुख को बचाने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन शिवसेना की तरफ से लगातार दबाव बनता चला जा रहा था कि आखिरकार हमें अनिल देशमुख को किनारे करना ही पड़ेगा। लगातार जांच भी चल रही है और हम जिस तरह से देख रहे हैं, वाजे पूरे मामले में जो जांच चल रही है, एनआईए जो तथ्य सामने प्रस्तुत कर रही है, उससे मुंबई पुलिस की भूमिका कई जगहों पर संदेहास्पद होती जा रही है और अनिल देशमुख के लिए भी अब चीजें मुश्किल हो रही हैं। ऐसे में यह मानना पड़ेगा कि अब जो आघाड़ी की सरकार है उसके लिए दिन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, खास करके जब आप परमबीर सिंह के उस चिट्ठी का हवाला देखें जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए उगाही करने के लिए कहा, वाजे और उसके साथ साथ कई और पुलिस अधिकारियों को, तो स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र में क्या गोरख धंधा चल रहा था और हो सकता है कि इसकी छाप अब बड़े पैमाने पर वहां की राजनीति पर भी दिखाई दे। क्या ऐसे में अजय जी सही वक्त आने का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं था। शिवसेना और यहां पर शरद पवार के बीच जो मुलाकात होती थी उसके बाद भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जाती थी, लेकिन दिनेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, इस्तीफे को लेकर क्या और जानकारी? देखिए, आज बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पर पहुंचे और देशमुख ने कहा कि क्योंकि कोर्ट का आदेश आया और अब सीबीआई जांच होने वाली है, तो ऐसे में उनका पद पर बने रहना ठीक नहीं है। नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं और देशमुख की बात को पवार ने मंजूर कर लिया और अब जो है देशमुख उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर पर जा रहे हैं। नियम के तहत वो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इस पूरे मामले में। जिस तरह से लगातार पहले बचाव करने की कोशिश की गई एनसीपी की तरफ से, लेकिन अब चूंकि कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि अगले 10 दिनों में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके यह बताए कि क्या इस मामले में एफआईआर दर्ज करना बनता है या नहीं, और इसी के बाद अब ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ। एक और अहम चीज बता दे, देखिए लगातार पहले दिन से एनसीपी की तरफ से कहा यह जा रहा था कि तो तमाम झूठे हैं, कुछ गलत नहीं किया, बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई थी। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में साफ तौर पे कहा है कि जो आरोप लगे वो बेहद गंभीर है और जिस तरह से पुलिस स्टेशन में पहले तो शिकायत की गई लेकिन वहां पर भी इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अब क्योंकि कोर्ट का आदेश जब आ गया तो उसके बाद एनसीपी को नैतिकता के आधार पर कि अब भी अगर इस्तीफा नहीं लिया गया तो पार्टी की और किरकिरी होगी और ज्यादा नुकसान होगा, और जो उनका काडर है और जनता में भी मैसेज बहुत गलत जाएगा कि ऐसी पार्टी कितने आरोप लगने के बाद भी जो अपने नेता को बचा रहे, और इसीलिए अब ये इस्तीफा दिया गया और अब तो किसी भी पल जो है पहुंच सकते हैं देशमुख। ये बताइए दिनेश, ये बताइए कि इसका राजनीतिक खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा एनसीपी को? क्या गृह मंत्री का पद एनसीपी के पास रहेगा कि एनसीपी का ही कोई दूसरा नेता गृह मंत्री बनेगा, या दरअसल शिवसेना अब इस पद को हथिया लेगी? ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त हमारे संवाददाता नहीं है, लेकिन जो कई बड़े सवाल इसके साथ साथ खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अनिल देशमुख का इस्तीफा अब सामने आया है, स्पष्ट है कि एनसीपी अब बैकफुट पर है। शरद पवार को भी अब अपनी पूरी रणनीति एक बार फिर से रिकैलिब्रेट करनी पड़ेगी। समझना पड़ेगा कि अब किस तरह से महाराष्ट्र में अपने पूरे सरकार को बचाकर इस पूरे बड़े प्रकरण से बाहर निकाला जाए। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये बताइए कि अब एनसीपी के लिए यह कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान का मामला बन रहा है, किस तरह से एनसीपी इससे पार पाएगी?
देखिए, एक बहुत बड़ा नुकसान न सिर्फ ये इस्तीफा है उनका गृह मंत्री पद से, बल्कि पूरे विदर्भ में एक अनिल देशमुख को बनाया है इसलिए गया था कि एनसीपी जो है उनकी हमेशा से पकड़ रही है पश्चिम महाराष्ट्र में। विदर्भ जो है वो विदर्भ बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में जो अनिल देशमुख है उन्होंने जो काफ़ी अच्छा काम किया था और विदर्भ में जो है एनसीपी का एक बेस बनाया था। और अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले में एनसीपी जो है, अगर देशमुख को इस्तीफा देना पड़ रहा है तो उन्हें वहां पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। या इनडायरेक्टली फायदा जो है बीजेपी को भी होगा, क्योंकि 2 महीने के भीतर 2 बड़े नेताओं ने महाविकास आघाड़ी के उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। विपक्ष ने जिस तरह से वो लगातार दबाव बना रहे थे, तो अब सही मायनों में बैकफुट पर है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो शरद पवार पहले दिन से न सिर्फ वो सरकार बनाने में सबसे आगे थे, लगातार सरकार को बैकसीट पर रहकर वो चला भी रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उनकी तमाम कोशिशें जो है बेकार रही। और जिस तरह से विपक्ष ने पूरे मुद्दे को उठाया और अब कोर्ट का जो है आदेश आया है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा नुकसान बेस के तौर पर उन्हें विदर्भ में होगा, साथ ही में सरकार में भी जो उनकी पकड़ है उस पर भी जरूर असर होगा। दिनेश, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब महाराष्ट्र की सरकार के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है? क्या ये हो सकता है कि ये गठबंधन अब सुचारू तरीके से न चल पाए और भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार हो जाए? देखिए, ये कहना अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अब पहले तो यहाँ पर कोशिश ये होगी एनसीपी की और खासतौर पे शरद पवार की कि इस डैमेज को कंट्रोल किस तरह से किया जाए। और जो अब तक वो बड़े भाई की भूमिका में थे एक तरह से इस पूरे गठबंधन में, तो वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर आएंगे। शिवसेना जो है वो लगातार एनसीपी की तरफ से इंस्ट्रक्शन लेती है, लेकिन अब चूंकि गृह मंत्री का पद उनके एनसीपी को हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियां फिर एक बार मिलकर बैठकर बात करेंगी और किस तरह से इस पूरे मामले में सरकार की जो किरकिरी हुई, खासतौर पर एक दूसरा बीजेपी जो इतने आक्रामक होकर लगातार अटैक करी, तो उनका काउंटर किस तरह से किया जाए, इस पर मंथन किया जाएगा। एज ऑफ नाउ सरकार को किस तरह का कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी चीज हमें यह भी देखनी होगी कि कोई तो है सरकार में, चाहे वो प्रशासनिक तौर पर या पुलिस विभाग के तौर पर, जो ऐसे खुफिया इंफॉर्मेशन है जो बीजेपी को दे रहा है। और गृह मंत्रालय एनसीपी के पास होने के बावजूद जो सेंसिटिव डिटेल सरकार के पास होनी चाहिए वो देवेंद्र फडणवीस के पास आ रही थी। तो इन चीजों पर भी अब मंथन जो है, थोड़ी देर पहले हमने देवेंद्र फडणवीस को सुना था, नैतिकता से इस्तीफे की बात उन्होंने की थी और एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए थे। जी बिल्कुल, देखिए, इस पूरे मामले पर उद्धव ठाकरे पहले दिन से कोई भी बयान नहीं दे रहे और ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि एक सरकार का मुखिया जो पहले एक अधिकारी का बचाव करता है, लेकिन जब विवाद इतना बढ़ जाता है पूरे देश स्तर पर, जब है सरकार की इतनी बदनामी होती है, तो बतौर मुखिया होने के नाते उन्हें आगे आना चाहिए था, इस पर सरकार का पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन इस पूरे मामले में पहले दिन से जो है अनिल देशमुख वो सरकार का बचाव कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है कभी भी पिक्चर में नहीं है। और यही चीज थी शुरुआत से ही जो शरद पवार इसी चीज को लेकर काफी नाराज थे कि बतौर मुख्यमंत्री होने के नाते वो आगे आए और वो अपना बयान दे मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री ने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी और इसीलिए लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि कम से कम उस पद की गरिमा का ख्याल करिए। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है या किसी अधिकारी से गलती हुई और आपको सही जानकारी नहीं दी गई तो भी आप आइए, जनता को संबोधित करिए। लेकिन इतने सेंसिटिव मामले में जब इतने बड़े बड़े खुलासे हो चुके हैं और अब गृह मंत्री जो है वो इस्तीफा दे रहे, अब भी सीएम का चुप्पी साधे रखना कई सारे सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, और इसी वक्त हम आपके सामने वो चिट्ठी प्रस्तुत कर रहे हैं जो कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखी है। उन्होंने ट्विटर पर इस चिट्ठी को जारी किया है। मराठी में लिखी गई ये चिट्ठी है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय, जिसका मुंबई खंडपीठ, जिसके मातहत एक एप्लीकेशन दाखिल हुई है, 5 अप्रैल को इस पर आदेश दिया गया है कि इस पर सीबीआई की जांच कराई जाए और इसके मद्देनजर उन्होंने अपने इस्तीफे को प्रस्तुत किया है ताकि जांच सही और निर्णायक तरीके से की जा सके और इसलिए उन्हें गृह मंत्रालय के पद से मुक्त किया जाए, इसकी वो विनम्र विनती करते हैं। ये वो चिट्ठी है जो भेजी है अनिल देशमुख ने और जो उनके ट्विटर पर है। हम आपको ये चिट्ठी दिखा रहे हैं जिसका हिंदी तर्जुमा अभी हमने आपको पढ़कर बताया। दिनेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, अब इसमें एक और पक्ष है जो सामने निकल कर आता है और वो ये कि परमबीर सिंह की स्थिति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। ऐसा लगा था कि शुरू में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, लेकिन अब हाईकोर्ट ने जब सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं तो परमबीर सिंह के आरोप जो कि बड़े गंभीर हैं, वो महाराष्ट्र की पूरी सरकार पर, पूरी प्रथा पर, पुलिस प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन ही अगर सरकार ये कदम उठा लेती इस आरोपों की जांच के आदेश के साथ साथ अगर इन्हें पद से कुछ समय के लिए हटा देते तो शायद इतनी शर्मिंदगी फिलहाल इस सरकार को उठानी नहीं पड़ती। लेकिन अब उस समय सरकार ने कोशिश की, उन्हें लगा कि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब चीज़ें धीरे धीरे साफ हो सकती है। एक और अहम चीज़ बता दूं, अब तक सिर्फ उन्हें इस्तीफा ही देना पड़ा, लेकिन चूंकि सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए गए हैं और 15 दिन में जाँच करनी, तो अगले कुछ दिनों में जो है अनिल देशमुख के बंगले के जो सीसीटीवी फुटेज है उसके साथ ही में जो रजिस्टर है उसकी जांच की जाए, उसे कलेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो उस बंगले पर जो सुरक्षा में तैनात रहते पुलिसकर्मी है, इन सभी के बयान दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि परमबीर सिंह ने जो आरोप लगाया था उसके मुताबिक उनके जो अधिकारी है, 3 बड़े अधिकारी सचिन वाजे, एसीपी पाटिल और डीसीपी भुजबल, ये उस बंगले पर जाते थे और उस बंगले पर जो है उन्हें आदेश मिलता था कि आप 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। अगर ये सच में अधिकारी वहां जाते थे तो जरूर इसका सीसीटीवी फुटेज होगा, जरूर इनके अधिकारियों के आने के जो एंट्री है वो वहां पर रजिस्टर में होगी, क्योंकि गृह मंत्री का बंगला, जो भी विजिटर आते हर विजिटर की जो एंट्री उस रजिस्टर में होती है। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी वहां पर तैनात है, देखिए मैं इसके साथ ही में जो उन्होंने लेटर भेजा है मुख्यमंत्री को, मैं उसका आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूं। ये मराठी में है कि आज हाईकोर्ट ने जयश्री पाटिल की जो याचिका थी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जो आदेश दिया है उसके तहत सीबीआई को ये जांच करने का आदेश दिया गया है। ऐसे में मेरा गृह मंत्री पद पर रहना नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं होगा और इसीलिए मैं खुद जो है इस पूरे मामले से दूर रहना चाहता हूं। यह ऐसा मैंने फैसला लिया है और मुझे गृह मंत्री पद के कार्य से मुक्त किया जाए, इस तरह की मैं आपसे विनती करता हूं। तो ये जो लेटर लिखा है गृह मंत्री ने आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता, जिसको लेके पार्टी ने निर्णय लिया कि वे मुख्यमंत्री से जाकर अपना इस्तीफे के बारे में इस्तीफा दें। और पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि गृह मंत्री का इस्तीफा स्वीकारें। इस्तीफा देने के लिए स्वयं गृह मंत्री जो अनिल देशमुख जी हैं वह मुख्यमंत्री के घर गए हैं। पार्टी ने विनती की है कि इस्तीफा स्वीकारा जाए। हमें आशा है कि इस्तीफा वे स्वीकारेंगे और निश्चित रूप से जिस तरह से आदेश आया, स्वयं उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं होगा कि मैं इस पद पे रहूं, इसलिए वे इस्तीफा देने का उन्होंने मन बनाया था, जिसे पार्टी ने मुख्यमंत्री से विनती की है कि इस्तीफा वे स्वीकारें। After the order of Honorable High Court on the allegation of ex-Chief Police Commissioner, the High Court has given an order for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. और इस बीच ये भी बता दें कि 15 दिन में अब इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कोर्ट की तरफ से कही गई थी और इस बीच आपने ये भी देखा कि किस तरह से इस्तीफे में भी ये बात साफ तौर पर कही गई है, क्योंकि पूरे मामले की अब जांच होनी है। ऐसे में अपने पद पर बने रहने का ये फैसला सही नहीं होगा, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा पेश किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस स्थिति में आज जहां महाराष्ट्र सरकार पहुंची है, इससे बचने का रास्ता बहुत पहले था, जब परमबीर सिंह की चिट्ठी, जो कि पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी चिट्ठी सामने आई थी। उन्होंने स्पष्ट तौर से तमाम एलिगेशंस लगाए थे। उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ से ज्यादा की उगाही करने का एक तरह से आदेश पारित कर रहे थे और ऐसे अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे गृह मंत्री, जो किसी भी कीमत पर गृह मंत्री के दरवाजे तक भी शायद अंदर ना पहुंच पाए। मुलाकात कर उगाही करने की बात तो बहुत ही अलग है, खास करके अगर आप देखें तो इसके पूरे प्रकरण में
जो कोर्ट केस है उसमें ऐसा लग रहा था कि परमबीर सिंह को शुरू में झटका लग रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर अगर किसी कोर्ट का हक बनता है और सुनवाई का हक बनता है तो वो जो हाई कोर्ट है वो है, और हाई कोर्ट से पहली बार राहत नहीं मिली। लेकिन अब सीबीआई की जांच और ये बताती है कि अब महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने खड़ी हो चुकी है। दिनेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश, ये बताइए, आपने अभी जिक्र किया कि सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा सकता है, रजिस्ट्री जो होती है जिस पर लगातार एंट्रीज होती हैं उस पर भी देखा जा सकता है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठेगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एपीआई वाजे गृह मंत्री के घर पहुंचे। एक सब इंस्पेक्टर का गृह मंत्री के घर पर पहुंचना, गृह मंत्री से मुलाकात करना, यह ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई बहुत ही ग्रेड 4 एम्प्लॉय सीधे प्रधानमंत्री के घर पहुंच जाए। क्या यह संभव है? और अगर संभव है तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं देशमुख साहब? हम दिनेश आपसे इस बारे में जवाब लें उससे पहले अजय एक बार सुन लेते हैं चंद्रकांत पाटिल की तरफ से पूरे मामले पर इस वक्त क्या कहा जा रहा है। और उद्धव जी को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में और देश में यदि डेमोक्रेसी बचनी है तो इस प्रकार के प्रघात समय समय पर इतिहास में लिखने पड़ेंगे। भाई इस प्रकार की घटना हुई तो इस्तीफा हुआ, यदि आज इस्तीफा नहीं होता तो यह इतिहास में लिखा जाता कि भाई सीबीआई इंक्वायरी लगने के बाद भी इस्तीफा नहीं हुआ। तो मैं समाधान व्यक्त करता हूँ और सीबीआई ठीक प्रकार से जांच करेगी और इसमें से ऐसे ऐसे मामले बाहर आएंगे कि महाराष्ट्र का ही पॉलिटिक्स नहीं पूरे देश का पॉलिटिक्स हिल जाएगा। नहीं, महाराष्ट्र सरकार को तो सेटबैक और भी मिलने हैं, तो ये तो शुरुआत है, क्योंकि वाजे ने क्या कहा ये कहा अभी बाहर आया है। और अनिल देशमुख जी पर जो परमबीर सिंह जी ने आरोप लगाए थे उसकी सीबीआई इंक्वायरी में 15 दिन में क्या निकलने वाला है क्या मालूम है। ये सारे विषय बाहर आएंगे कि कितने पैसे किनको जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के काले धंधे में बहुत प्रामाणिकता रहती है, तो बराबर हिस्सा समय पर जाता है, तो सारा विषय सामने आएगा। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ है। दिनेश, कोर्ट ने भी आज साफ कहा मामले गंभीर हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए सिर्फ पुलिस पर भरोसा नहीं हो सकता। अब क्या भूमिका किसकी रही है पुलिस महकमे में भी, ये भी बड़े सवाल हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसके पहले एक छोटा सा अपडेट है वो दे दूं। अब चूंकि गृह मंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं तो ऐसे में अगले कुछ समय गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री के पास रहेगा। अगला गृह मंत्री किसे बनाना है एनसीपी में से इसको लेकर बाद में फैसला किया जाएगा। लेकिन चूंकि अब हालात काफी खराब है और जिस तरह से इतनी बड़ी साजिश निकलकर सामने आई, आरोप लगे, तो अब खुद जो है कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री इस विभाग को अपने पास रखेंगे। एक अहम चीज, अब आपके सवाल पर मैं आता हूं। देखिए अगर परमबीर सिंह के आरोप सही है, अगर सच में 100 करोड़ की वसूली की गई थी, तो ऐसे में गृह मंत्री को अब जवाब देना होगा कि आखिर एपीआई रैंक के अधिकारी को सीधे सीधे बंगले पर बुलाने के पीछे उनका मकसद क्या है। आमतौर पे हमने देखा है कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस होता है, ये पूरे देश में हर जगह यही सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है कि अगर कोई बहुत सेंसिटिव केस है और उस केस से जुड़े हुए आयोग को कभी कभार बुलाया जाता है कि अगर कोई बड़े अधिकारी मौजूद नहीं है तो। लेकिन यहां क्या होता था, परमबीर के आरोपों के मुताबिक अक्सर दिसंबर महीने से ही जो है सचिन वाजे को अक्सर वहां पर बुलाया जाता था। खासतौर पर फरवरी महीने में भी सचिन वाजे वहां पर गए थे और उन्हें जो है आदेश दिया जाता था। सिर्फ सचिन वाजे ही नहीं बल्कि सोशल सर्विस ब्रांच, जिसके तहत आता है कि मुंबई में जितने भी अवैध काम चलते हैं, व्यापार होता है, खासतौर पे जो डांस बार हो या फिर रेस्टोरेंट्स हो जहां पर अवैध काम होता है, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सोशल सर्विस ब्रांच की है। और उसी सोशल सर्विस ब्रांच के दो बड़े अधिकारी डीसीपी भुजबल और एसीपी पाटिल, इन दोनों को सीधे बिना जो कमिश्नर हो चाहे एडिशनल सीपीओ, उनको बताना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप किसी जूनियर अधिकारी को बुला रहे हैं तो उसके उस बैठक की वजह क्या थी। और इन अधिकारियों को भी तुरंत अपने सीनियर्स को बताना होता है कि इस तरह की मांग की गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता था, सब कुछ चोरी छुपे किया जा रहा था। जी लेकिन इस बीच अनिल देशमुख ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है बता दें। अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो चिट्ठी भेजी है उसमें लिखा है, बॉम्बे हाई कोर्ट में आज जयश्री पाटिल ने जो याचिका दायर की है और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि गृह मंत्री के पद पर मुझे बने रहना चाहिए, इसलिए मैं खुद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कीजिए।
दरअसल ऐसा लग रहा है कि अनिल देशमुख के पास अब और कोई रास्ता बचा नहीं था, कोई और विकल्प बचा नहीं था। अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए एनसीपी ने इस इस्तीफे को एक तरह से प्रोत्साहित किया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। औपचारिकता मात्र थी शरद पवार से मुलाकात करने की, और उसके बाद फिर गृह मंत्री के इस्तीफे की पेशकश एक औपचारिकता मात्र बन रही है। लेकिन इसके साथ साथ कई बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में एक पारंपरिक तौर से उगाही का सिलसिला चल रहा था, जो कि गृह मंत्री या इस तरह के मंत्री लगातार कर रहे थे? क्या वहां पर गैर कानूनी व्यवसाय बड़े पैमाने पर फूल रहे थे और उनसे पैसे उगाही किया जा रहा था? और अगर यह सब कुछ चल रहा था तो कब से चल रहा था? क्या पहले की सरकारें भी इसमें लिप्त रही हैं? ये तमाम मामले अब जैसे जैसे खुलेंगे, क्योंकि इसकी परतें खुल रही हैं। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस चिट्ठी से, 7 पन्ने की उस चिट्ठी से, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगाया था उस वक्त गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर। दिनेश, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुंबई पुलिस के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या मुंबई पुलिस ने आज तक अपनी जांच निष्पक्ष तरीके से की है? तमाम मामले जो मुंबई पुलिस के अधीन रहे, क्या उसमें जांच निष्पक्ष रही है, या दरअसल यह सब कुछ फ्रॉड है? देखिए, चूंकि सीबीआई जांच देश दे देगा और खुद अगर एक कोई तरह से आरोप लगाते तो पूरी पुलिस प्रक्रिया जो अब तक हुई है, खासतौर सवाल खड़े होते हैं। और यही बता दो, जब परमबीर सिंह को उनके पद से हटाया गया और जो नए सीपी आए तो उन्होंने फौरन वही काम किया कि सालों से अधिकारी एक ही जगह पर काम कर रहे, जिनकी पोस्टिंग एक ही जगह पर हो रही, उन तमाम अधिकारियों को जो है उनका तबादला किया। खासतौर पे मुंबई क्राइम ब्रांच जिसका एक विभाग CIU भी है, वहां पर काफी बदलाव किए। कुल 65 अधिकारियों का बदलाव किया गया है जो अलग अलग विभागों में मौजूद थे। इससे आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है एक पूरा मुंबई पुलिस का चेहरा बदलने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि आरोप लगातार लगते थे लेकिन कभी भी कोई सबूत के साथ सामने नहीं आता था। ये सबको पता है कि मुंबई में इस तरह से जो है उगाही का काम चलता है और कई बार पुलिस वाले भी प्रत्यक्ष रूप से इस उगाही में लिप्त रहते, इस तरह से वसूली किया जाता है। लेकिन अगर एक DG रैंक का अधिकारी पब्लिकली खत लिखकर मुख्यमंत्री को यह बताता है कि इस वसूली में वालों को बाकायदा मजबूर किया जा रहा है गृह विभाग द्वारा, तो यह अपने आप में और भी ज्यादा चिंता का विषय बनता है और इसकी गंभीरता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन दिनेश, इसमें एक सवाल यह भी उठता है कि खुद परमबीर सिंह के ऊपर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वाजे की नियुक्ति हुई, उनके कार्यकाल में ही वाजे को महत्वपूर्ण मामले सौंपे गए और उनके कार्यकाल में ही वाजे के ऊपर तमाम सवाल भी खड़े हुए। इन तमाम मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब इसका राजनीतिक खामियाजा कितने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की सरकार को देना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, बन रही है हमारे साथ। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।